हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 10वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 1 समझाऊंगी, जिसकी डेट है 5 जुलाई। फाइनली आप लोगों की वर्कशीट आ ही गई है। ठीक है, चलिए समझते हैं क्या है वर्कशीट नंबर 1 में। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा है वास्तविक संख्याएं, तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 है, वास्तविक संख्याएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे को दे रखा है सहअभाज्य संख्याएं, ये क्या होती हैं। देखो, संख्याएं जिसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है, वो संख्याएं जिसमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ना वो हमेशा एक हो। जैसे अगर आप 2 और 3 ले लो उदाहरण में, तो 2 और 3 का उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर आप देखोगे ना तो आपको एक ही मिलेगा, उसके अलावा कोई और मिलेगा ही नहीं। तो उन्हें ही हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो जिनका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो वो कौन सी संख्याएं होती है, सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ जानते हैं एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। ये आपने पहले भी सीख रखा है एचसीएफ और एलसीएम, आज उसके बारे में आपको यहाँ थोड़ा बता रखा है। देखो, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं को विभाजित करती है। तो एचसीएफ का मतलब क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याएं आपको दे रखी हैं उनको विभाजित करे, उसे ही बोलते हैं एचसीएफ। इसको निकालने के कई सारे तरीके होते हैं हमारे पास। ठीक है, एलसीएम क्या होता है, छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई अन्य संख्याओं से विभाजित होती है। यहाँ पर है को विभाजित करे एचसीएफ में, जबकि एलसीएम में क्या है से विभाजित होती है। मतलब वो छोटी से छोटी संख्या जो संख्याएं आपको दे रखी हैं उससे विभाजित हो, उसे हम बोलते हैं एलसीएम। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है अपरिमेय संख्याएं। तो क्या होता है अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं जो आपके पास चैप्टर है उसके अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं। इसको जानने से पहले हम ऐसा करते हैं, परिमेय संख्याएं क्या होता है वो जानते हैं। तो देखो, परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनको हम p अपॉन क्यू इस रूप में लिख सकते हैं, जिसमें p और q जो है वो मेरे पूर्णांक होते हैं और जो q होता है वो मेरे पास 0 के बराबर नहीं होता। उन्हें हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या है। तो मैं ये कह सकती हूँ जिसको भी हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो मेरी परिमेय संख्या है। बस q क्या है, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। अब बात आती है अपरिमेय संख्या क्या होता है फिर। तो जो परिमेय संख्या नहीं होती वही मेरी अपरिमेय संख्या होती है। या फिर मैं ये कह सकती हूँ जिन संख्याओं को मैं p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकती वो मेरी क्या होती है, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, तो वही चीज देखो यहाँ पर लिखी है, वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है, अर्थात एक अपरिमेय संख्या को p अपॉन q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता जहां p और q पूर्णांक हो तथा p जो है वो 0 के बराबर, सॉरी q जो है वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है ना, अगर उदाहरण देखें तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है √2, √3, √5। एक और उदाहरण इसमें मैं देती हूँ यहाँ पर पाई। पाई आप सभी लोग जानते होंगे कि क्या होता है, जिसकी जो मान है हम ज्यादातर 2.17 ये यूज करते हैं, सॉरी 22/7 हम यहाँ पर यूज करते हैं पाई की, है ना। तो ये जो पाई होता है ना, ये क्या होता है मेरे पास यहाँ पर, ये भी मेरा एक अपरिमेय संख्या होता है। तो अभी तक आपको ऐसे पाई का मान निकालने को कभी देते नहीं है, पाई का मान सीधा सीधा आपको दे रखा होता है 22/7 या 3.14, है ना, दे रखा होता है ना। अब आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी संख्या होती है, तो वो मेरी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है दशमलव निरूपण दे रखा है इनका। देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का दोनों का अपना अपना दशमलव निरूपण होता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात यहाँ पर एक छोटी सी चीज जो आपको सही करनी है, ये परिमेय संख्या का है और ये अपरिमेय संख्या का है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर सही कर लेना है। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण दो तरीके से होता है। एक होता है शांत, मतलब कि जो रुक जाए, जब भी आप दो नंबर को डिवाइड करो, भाग करो, तो उसमें जो आपका शेषफल आएगा वो हमेशा 0 आए, तो उसको हम बोलते हैं शांत दशमलव निरूपण। वो रुक गया वहां पर। ठीक है, और अगर वो ना रुके, चलता जाए, वो डिवाइड आपका जो है वो चलता जाए, लेकिन उसमें जो नंबर है बार बार वही दोहरा रहे हैं, मतलब वही नंबर आपके रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, होता वो भी परिमेय संख्या ही है, लेकिन हम उसको बोलते हैं क्या, उसका दशमलव निरूपण क्या होता है यहाँ पर, अनफसानी आवर्ती।
तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनफसानी आवर्ती बोलते हैं। इसमें होता क्या है, जब भी आप दो संख्याओं का यहाँ पर डिवाइड करोगे ना, जैसे 1/7 है, इसको करोगे तो ये आपका डिवाइड ना कभी भी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। लेकिन हाँ, इसमें जो संख्याएं होती है ना, वो अपने आप को दोहराने लगती हैं एक टाइम के बाद। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं हम अनफसानी आवर्ती। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण दो तरीके से हो सकता है, एक शांत और एक अनफसानी आवर्ती। ठीक है, अपरिमेय का सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है, वो क्या है, अनफसानी अनावर्ती। इसका मतलब क्या है, इसमें भी जब आप डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड रुकेगा नहीं, चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, उसका जो शेषफल है वो 0 नहीं आएगा। लेकिन इसमें एक और चीज होती है, वो क्या, कि इसमें जो संख्याएं हैं ना, वो अपने आप को दोहराती भी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम उसे बोल रहे हैं अनावर्ती। अनफसानी अनावर्ती इसका दशमलव निरूपण होता है। क्लियर हो गया? चलिए, अब आपको ना यहाँ पर दे रखा है रिक्त स्थान भरिए। तो ऐसे डिवाइड आपने पहले भी किया होगा, जिसमें आपने विभाजन एल्गोरिथम लगाया होगा। तो देखो, इसको हम बोलते हैं भाज्य, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। ठीक है, जो डिवाइड करके यहाँ पर आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं भागफल। और जो नीचे यहाँ पर बचता है, इसको हम क्या बोलते हैं, शेषफल। क्लियर है? तो यही चीज आपको यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर थोड़ा सा आप चेंज कर लो। देखो, 81 को आप 2 से नहीं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे और +2 लिखोगे, क्योंकि विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, यहाँ पर भाज्य किसके बराबर होता है, भाजक को आप किससे, भागफल से गुना करते हो और उसमें शेषफल जोड़ते हो। ये है आपके पास एल्गोरिथम। ठीक है, तो यहाँ पर 81 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें 2 प्लस करोगे तो आपका 245 ही आएगा। आप चाहो तो करके भी देख सकते हो। देखो, 81 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करूंगी तो 243 आएगा, उसमें मैं 2 को प्लस करूंगी तो आ गया ना 245, भाज्य के बराबर आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन है, आप इसको यहाँ पर कर लेना चाहिए। क्लियर हो गया अब आपको यहाँ पर? चलिए, अब जो क्वेश्चन हमको खुद से करने हैं उनको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे क्या कह रहा है, 210 और 128 के लिए विभाजन एल्गोरिथम लिखिए। तो जैसे आपको ये विभाजन एल्गोरिथम यहाँ पर दे रखी है ना, ऐसे ही एल्गोरिथम आपको इसके लिए 210 और 128 के लिए लिखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं ना, फिर तभी तो हमें पता चलेगा। तो 128 यहाँ लिख दिया और 210 यहाँ लिख दिया, तो ये तो 1 पे ही जाएगा। यहाँ पर 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पर बचेगा आपके पास 82, शेषफल आपके पास 82 बचेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास एल्गोरिथम होती क्या है, वो यहाँ पर लिख लेते हैं। प्लस में क्या होता है आपके पास, यहाँ पर होता है शेषफल। ठीक है, तो ये आपके पास था 210, भाजक आपके पास है 128, भागफल आपके पास 1 है और शेषफल आपका निकला है कितना, 82। अब आप चाहो तो इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 128 को 1 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 128 ही आएगा, उसमें 82 प्लस करोगे तो 210 ही आएगा। तो आपको यहाँ पर एल्गोरिथम लिखनी थी, हमने वो यहाँ पर लिख दी। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 112 और 86 का HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। इस प्रकार दर्शाइए कि इन दोनों को गुना करने पर वो किसके बराबर हैं, जो आपने HCF और LCM निकाला है उनके गुना के बराबर है। सबसे पहली बात तो हमारे को जो ये दो संख्याएं दे रखी हैं, 112 112 जो ये आपको दे रखा है और जो 86 दे रखा है, हम क्या करते हैं, इसका HCF और LCM निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर करते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर 112 और 86 इन दोनों के गुणनखंड निकाल लेती हूँ। ठीक है ना, तो इसको जब मैंने यहाँ पर 2 से यहाँ पर डिवाइड करती हूँ तो 56 आएगा। फिर दोबारा इसको 2 से डिवाइड किया तो 28 आया, 28 को 2 से डिवाइड किया तो 14 आ गया, 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, देन 7 1 जा 7। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पर 86 को किया तो 2 से किया तो मेरा 43 आएगा। अब 43 तो किसी की भी टेबल में नहीं आता है ना, तो 43 को 43 की टेबल से कर दिया। ठीक है, अब हम निकालते हैं यहाँ पर, पहले 112 के हम गुणनखंड जो हमने निकाले हैं वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम 86 के भी ले लेते हैं। इनमें से जो उभयनिष्ठ होता है, जो दोनों में होता है,
वो तो मेरा HCF हो जाएगा ना। अब बात आती है LCM की, तो जो दोनों में है उसको तो हम एक ही बार लिखते हैं, बाकी के जितने भी गुणनखंड बच गए हैं उनको हम एज इट इज लिख देते हैं यहाँ पर। तो 3 बार 2 है आपके पास यहाँ पर, एक बार 7 है और एक बार 43 है। अब इन सबको जब हम गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर LCM आ जाएगा। ठीक है, तो गुना करने के पास आपका आएगा 4816। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट तो हमने कर लिया, HCF और LCM निकालना था तो वो हमने यहाँ पर निकाल दिया है। अब एक और चीज था, आपको क्या कह रहा था कि यहाँ पर आप क्या करो, जो आपके पास ये 112 है और जो 86 है, इनका गुना करने पर जो आएगा वो किसके बराबर होगा, जो आपने HCF निकाला है और जो आपने LCM निकाला उसके बराबर होगा। ठीक है, तो फिर चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ऐसा करते हैं, 112 इंटू 86 ऐसे ही रहने देते हैं फिलहाल। HCF की जगह 2 और LCM की जगह 4816 लिख देते हैं। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को गुना करेंगे ना तो 9632 ही आएगा, और जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो भी 9632 ही आ रहा है। और हमें यही तो दिखाना था कि इन दोनों का गुना जो है वो HCF इंटू LCM के गुना के बराबर ही होगा। तो देखो वही तो है। क्लियर है, ये था आपके पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो गया। चलिए, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो आपको इनका दशमलव प्रसार बताना है। तो दशमलव प्रसार जब तक हम इनको डिवाइड करके नहीं देखेंगे तब तक तो नहीं पता चलेगा कि कैसा है। तो डिवाइड करके देखते हैं, उसके बाद बताते हैं। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 164 अपॉन में 12 है, तो यहाँ साइड में हम डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो 12 वन जा 12 हो जाएगा। ठीक है, 44 बचा, 12 3 जा हमने यहाँ पर 36 ले लिया। अब आपके पास यहाँ पर कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, अब 12 की टेबल में 8 तो नहीं आता है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पर दशमलव लगा के 0 ले लेते हैं। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 6 जा ले लेते हैं, तो वो होता है आपके पास 72। फिर दोबारा देखो 8 बच गया, अब दोबारा एक 0 लेंगे तो फिर दोबारा यहाँ पर 6 से ही करना पड़ेगा, फिर दोबारा 8 बच जाएगा। आप देख रहे हो ये तो बार बार 8 बचता जा रहा है। ऐसे तो अब ये कभी भी खत्म ही नहीं होगा, इसका शेषफल, इसका मतलब 0 नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। लेकिन आप एक और चीज यहाँ पर देख रहे हो कि इसमें बार बार 8 जो है वो अपने आप को दोहरा रहा है, तो इसको मैं ये लिख सकती हूँ ना यहाँ पर 13.6, और ये बार, इस बार का मतलब आपको पता है क्या होता है, कि यही नंबर बार बार अपने आप को दोहरा रहा है। ठीक है, आपको इसका दशमलव प्रसार लिखना है, तो वो क्या होगा आपके पास, अनवसानी आवर्ती, यही होगा ना। अभी हमने ऊपर यही तो किया था। ठीक है, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा अनफसानी आवर्ती, ये वही था कि जो नंबर खत्म भी ना हो डिवाइड में, उसका शेषफल 0 भी ना हो, और उसमें क्या है, नंबर अपने आप को बार बार दोहराते नहीं। तो है तो ये मेरी परिमेय संख्या ही, लेकिन इसका दशमलव प्रसार क्या है, अनफसानी आवर्ती। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं अब हम यहाँ पर। तो दूसरा अगर हम देखें तो वो है आपका 83 डिवाइडेड बाय 7 है। तो अब 7 से डिवाइड करना है, तो चलो यहीं पर ही कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर 7 लिखा, यहाँ पर 83 लिखा, तो 7 वन जा 7, फिर दोबारा 7 वन जा, यहाँ 7 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 7 टू जाए तो 14 हो जाएगा, 13 से बड़ा हो गया। अब यहाँ पर 6 बचा, अब 6 तो नहीं आता, दशमलव लगा के यहाँ 0 ले लिया। ठीक है, तो 7 8 जा आपके पास आ गया 56, फिर यहाँ 4 बचा, फिर 0 ले लिया, क्योंकि 7 की टेबल में 4 नहीं आता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर अगर हम ले तो 5 आएगा, 7 5 जा 5 बचा, फिर एक 0 लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब 7 7 जा आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 49, फिर यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, फिर 0 ले लेते हैं। अब 7 1 जा क्या हो जाएगा 7, तो यहाँ 1 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 7, तो 3 बचेगा, फिर 0 लेनी पड़ेगी क्योंकि 7 की टेबल में 3 तो नहीं आता है, तो 30, तो 7 4 जा ले लेते हैं अब यहाँ पर हम, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 बचा ना 0, फिर दोबारा अब 7 2 जा लेना पड़ेगा 14। ठीक है ना, 7 बचा, अभी भी
यहाँ पर अच्छा एक सेकेंड कहीं पर मिस्टेक हो गई है शायद से हमारी। 59 के बाद 10 बचा था ना, ठीक है, उसके बाद 7 था, 28 आ गया, 14, अच्छा यहाँ पर 6 बचेगा ना, तो यही हमारी मिस्टेक हुई, यहाँ पर 6 आ गया। अब आप ध्यान से देखो, ये 6 अभी आपके पास ऊपर भी आया था, ये रहा शेषफल में, जब आपने 0 लिया था दशमलव लगा के। अब इसका मतलब यही वाले नंबर दोबारा दोहराने लगेंगे ना, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है, जब यही नंबर दोबारा दोहराएंगे तो इसको हम ये लिख देते हैं और यहाँ पर लगा देते हैं बार। इस बार का मतलब ही यही है कि अब यही नंबर दोबारा दोहराएंगे। अब इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ, नंबर बार बार दोहरा रहे हैं ना, और ये खत्म भी नहीं हो रहा, तो जो ऊपर वाले का था वही तो है, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, चलिए तीसरे वाला पार्ट देखते हैं यहाँ पर, तो वो है आपके पास 100 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है ना, यहाँ पर करते हैं, तो 15 यहाँ लिया, 100 यहाँ लिया, 15 6 जा आपके पास 90 होता है, 10 बचा। 15 की टेबल में 10 तो नहीं आता है, दशमलव लगा के 0 ले लिया, फिर 15 6 जा 90, ये तो बार बार 10 10 रिपीट हो रहा है, वही नंबर दोहरा रहा है, तो इसको तो सीधा 6.6 और यहाँ बार लगा देते हैं। तो इसका अगर दशमलव प्रसार देखें तो वो भी यही है। ठीक है ना, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तो जब भी आपको बोले ना कि दशमलव प्रसार बताओ, तो आप क्या करोगे, हमेशा पहले डिवाइड करोगे और उसके बाद ही चेक करोगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में भी है, ये चैप्टर मैंने आपको पूरा एनसीईआरटी से करवा रखा है, हिंदी मीडियम में ये पूरा चैप्टर की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से एनसीईआरटी से ये चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं जल्दी से। डैश संख्याओं का दशमलव निरूपण, संख्याओं का, संख्या आपको लिखनी है कौन सी है, ठीक है, अनवसानी अनावर्ती होती है, तो किसका, एक ही का होता है, किसका होता है, अपरिमेय संख्याओं का, है ना, क्योंकि परिमेय संख्याओं का तो अनावर्ती नहीं होता, आवर्ती होता था, तो यहाँ पर लिख देंगे अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण कैसा होता है, अनवसानी अनावर्ती। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी वर्कशीट जो कंप्लीट हो गई है, इसमें जो करेक्शन थी वो करेक्शन आप कर लीजिएगा, यहाँ पर अपरिमेय और परिमेय लिख लीजिएगा। क्लियर, वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई, वर्कशीट नंबर 1। अब वर्कशीट नंबर 2 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।